बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। मैं हूं गजल अशरफ। मैं हुसैन लियाकत। वेलकम भी आपको हो चुका, गुड मॉर्निंग भी आपको हो चुका, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि मैंने आपको देनी है। और इससे पहले कि हम सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ें, एक बहुत बड़ी खबर है श्रीलंकन टीम के हवाले से। ये तो आपको कल रात को ही पता चल गया था कि श्रीलंकन टीम कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि श्रीलंका को हमने तमाम तर जो हायर लेवल की सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड पहले भी कर रहे थे, और उनके जितने भी खदशात थे उनको मोहसिन नकवी साहब ने दूर किया। इस हवाले से उनको जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। लेकिन इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान में पहुंच आई है। जिम्बाब्वे की टीम आज रात को ही पाकिस्तान में पहुंची है। उनको सिक्योरिटी के कोई भी खदशात नहीं थे, लेकिन इसमें एक चेंज आया है, एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ जितने भी मैचेस थे ट्राई नेशन सीरीज के जो कि लाहौर में होने थे, अब वो तमाम तर मैचेस रावलपिंडी में होंगे। ट्राई नेशन सीरीज को 17 नवंबर को स्टार्ट होना था, अब ट्राई नेशन सीरीज 18 को स्टार्ट होगी इंस्टेड ऑफ 17। सो ये अपडेट्स थी हमारे पास जो कि हमने आपको देनी थी। श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के माबेन ये ट्राई नेशन सीरीज अब सारी की सारी लाहौर के बजाय रावलपिंडी में खेली जाएगी। खवातीन उज़ात, इसके हवाले से हमारा एक सेगमेंट भी है, उसमें हम आगे चलकर मज़ीद डिस्कस बात करेंगे कि श्रीलंका की टीम क्यों जा रही थी, क्या कुछ उनको खदशात थे। लेकिन अभी हम अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब पढ़ते हैं। खवातीन उज़ात, इस्लामाबाद में कचहरी धमाके से कबल अफगानिस्तान से की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका लगभग सपहर 12:45 पर हुआ, लेकिन अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह सवेरे से बाज़ सुनाई दी जा रही थी। ज़राए के मुताबिक तालिबान के एक एक्स अकाउंट जिसको खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके के साथ ही जारी होने वाले पोस्ट जो कि उनके गिनौने अज़ाइम में उसकी अक्कासी करती है। अब 12:45 पर यहाँ पे धमाका हुआ, लेकिन वहाँ पे सुबह 6:45 पर अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से और उनके जो मुंसलिक एक्स अकाउंट है उनकी जानिब से एक बड़ी अजीब व गरीब सी पोस्ट सामने आई है, जब उन्होंने लिखा कि कमिंग सून इस्लामाबाद। इस जैसी पोस्ट देखी गई है, और ज़राए के मुताबिक इस तरह की धमकी अमेज पैगामात अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी किए गए थे, जिसमें लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की जा रही थी। अफगान एक्स अकाउंट आमाज न्यूज़ ने अपनी 2 नवंबर की पोस्ट में इन धमकी अमेज पैगामात को पोस्ट किया था। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में धमाके पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है। पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक जिनमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों शामिल हैं, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की पोस्टें हमें देखने को मिली थी, और जाहिर है इससे बहुत सारे सवालात भी जन्म लेते हैं। और आपको याद होगा कि अब से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही जो कतर और मुज़ाकरात पाकिस्तान के जा रहे थे, कतर और तुर्की और कतर की सालिसी में मीडिएशन करवा रहा था ये पाक अफगानिस्तान मुज़ाकरात, वो नाकाम भी हो गए थे, जिसमें अफगान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि जो पाकिस्तान के मुतालिबात हैं, जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के, वो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा नोयत के हैं। तो इस हवाले से उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया था अफगानिस्तान ने, वो यही कहा था कि हम हमेशा से ये कहते आए हैं और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान या फिर किसी भी मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ ज़बानी वादे ही हुए हैं, हमने हमेशा से देखा है, जिम्मेदारियां भी कबूल हुई हैं। लेकिन अब लेट्स सी, मुज़ाकरात जो होने थे कतर और टर्की की सालसी में, वो तो ख़त्म हो गए, वो नाकाम हो गए। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें भी हैं कि शायद इन फ्यूचर इस तरह के मुज़ाकरात हों, लेकिन अब ये भी कुछ नहीं पता। जिस तरह से इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ, फिर वाना कैडेट कॉलेज वाली हमने कल भी डिस्कशन की थी, वहाँ पर भी हुआ। मज़ीद आगे क्या कुछ हो सकता है, अल्लाह ताला खैर ही करें, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं शहर कायद, जहां के बासी, अभी आपको याद होगा कुछ अरसा पहले ही हम ई चलान के हवाले से बातें कर रहे थे। वहां के लोग अभी तक ई चलान से ही अच्छी तरीके से आशना नहीं हुए थे कि अब उनको रोबोट ट्रैफिक चलान भी करेंगे। कराची में 27 अक्टूबर से ई चलान का आगाज किया गया और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के मालिकान को घर बैठे भारी मालियत के चलान मौसूल होने लगे। भारी भरकम चलान से नाला शहर कायद के बासी अभी इन, जैसे मैंने पहले कहा कि ई चलान से सही तरीके से वाकिफ नहीं हुए थे, कि अब वो जल्द ही सड़कों पर रोबोट को ट्रैफिक पुलिस के रूप में देखेंगे और ज़ाहिर है वो उनको फिर चलान करेंगे। और ये बात कोई मैं ऐसे ही हवा में नहीं करी, बल्कि जल्द हकीकत भी बनने जा रही है ये बात, क्योंकि इसका बाज़ाब्ता ऐलान खुद DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। DIG ट्रैफिक ने यह कहा है कि आइंदा माह से हम मुख्तलिफ सड़कों पर नो पार्किंग और नो टू लेन के
बोर्ड्स लगा रहे हैं और सदर और तारिक रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर रोबोट्स चलेंगे। पीर मोहम्मद शाह ने यह भी बताया कि इन रोबोट्स की स्पीड 20 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये रोबोट्स चलते हुए गाड़ियों को स्कैन करते हुए जाएंगे और जो भी गाड़ी पार्किंग या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस होगी उसकी रिपोर्ट करेगा, जिसके बाद खिलाफ वर्जी करने वालों को ई चलान मौसूल हो जाएंगे। और अब ये ई चलान किस तरह के होते हैं ये भी एक सवाल है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन और हज़रात, ई चालान के हवाले से हमने आपको पहले भी खबरदार किया था। इस हवाले से हमने DIG ट्रैफिक से बात भी की थी, लेकिन अब सिर्फ आपको कैमरा की मदद से ई चालान नहीं भेजा जाएगा बल्कि आपको रोबोट्स भी ई चालान करेंगी। कराची से इस तरह की खबरें आना, सिंध से इस तरह की खबरें आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं, कराची में जो इस वक्त प्रिवेलिंग मसाइल हैं, गली के, मोहल्ले के, सड़कों के, बिजली के, वो मसाइल तो अभी ख़त्म नहीं हो रहे। लेकिन कराची की जो इंतज़ामिया है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस है, उसको सराहना भी पड़ेगा कि वो अपने मसाइल को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश नज़र आ रही है। और डेफिनेटली इस तरह के मसाइल से कहीं ना कहीं आवाम को सबक तो मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। और जो उन्होंने 1.5-2 हफ्तों में देख लिया कि 3-4 दिन में ही करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, तो वो उनके लिए काफी होशर बात था कि वो रेवेन्यू अब सड़कों की मरम्मत पर ही लगा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं, ये जो आपने बात की कि अल्लाह करे कि ये जो ट्रैफिक चालान है ये जब आवाम को हों तो वो जो रेवेन्यू आपका करोड़ों में या अरबों में इकट्ठा हो तो वो कराची के सड़कों पे लग जाए, कराची की बिजली पे लग जाए, कराची के पानी के मसाइल पे लग जाए, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर कराची और सिंध के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि जब कराची फलता फूलता है, सिंध फलता फूलता है और पूरा पाकिस्तान फलता फूलता है। ख़वातीन हो जात आगे बढ़ते हैं और कराची से मैं आपको लिए चलता हूँ खैबर पख्तूनख्वा, जो कि वहाँ पे भी अच्छे काम हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने अचानक BRT स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सहूलियात का मुआयना किया और अवामी मसाइल बराह रास्त सुने। वज़ीर आला ने पेशावर BRT के रूट्स को जमरू टेडी बाजार और बाड़ा बाजार तक तोसी देने का ऐलान किया ताकि ज़िला खैबर के आवाम को बेहतर और सस्ती सफरी सहूलियात फराम की जा सके। इसके अलावा BRT में जो रश है उसको कम करने के लिए 100 मजीद नई बसें इस मंसूबे में शामिल करने का उन्होंने ऐलान किया और पेशावर में जो नए रूट्स है वो शुरू करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला KPK ने इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्टेशन से टिकट लिया, टिकट लेके वो आम शहरी की तरह बस में सफ़र किया और ये जो उनका अमल था ये मुझे किसी वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की याद दिलाता है, जो इस तरह के काम करते हुए हमें नज़र आते थे, कतार में खड़े नज़र आते थे, फिर सैलाब में जाते नज़र आते थे और अचानक दौरे करते हुए नज़र आते थे। तो फाइनली हमें जो चीज़ें पंजाब में देखने को मिलती थी वो अब हमें KPK में भी देखने को मिल रही हैं। और वज़ीर आला साहब किसी दिन छक्के लगा रहे होते हैं, किसी दिन BRT का दौरा कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरह के ये दौरे करते रहे तो जो KP के मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द निपटेंगे, क्योंकि KP से जो हमें खबरें आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, करप्शन के हवाले से, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है। हौसला अफजा नहीं है और मजीद बसों का भी ऑर्डर दे दिया गया है। अब मजीद बसें भी आएंगी, उनका भी इफ्तिताह होगा और फिर मजीद खबरें हमें अच्छी अच्छी खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिलेंगी, फिर हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं ICC की ताज़ा तरीन वनडे टीम रैंकिंग में पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मंगल के रोज खेले गए मैच में शिकस्त के बाद श्रीलंका 5वें नंबर पर चला गया और ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग भी जारी कर दी। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में सेंचुरी मेकर सलमान आगा बैटर्स में 14 तरक्की के बाद 16वें नंबर पर आ गए और ऑलराउंडर में सलमान की बात की जाए तो वो 7 दर्जा तरक्की के बाद 11वें नंबर पर चले गए। साइम अयूब की बात करें तो 18 दर्जा तरक्की के बाद वो 35वें नंबर पर चले गए और बाबर आजम किंग की बात की जाए तो वो 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए और फ़खर जमान की 5 दर्जा तनज़्ज़ुली 31वें नंबर पर आ गए और मोहम्मद रिजवान 4 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 27वें नंबर पर चले गए। टॉप 15 बॉलर्स की बात की जाए तो कोई पाकिस्तानी उसमें शामिल नहीं और अफगानिस्तान के राशिद खान का वहां पर पहला नंबर है, शाहीन अफरीदी का 16वां नंबर है और इब्रार अहमद 18 दर्जा तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ को 2 दर्जा बेहतरी के बाद 29वां नंबर मिल गया और पाकिस्तान तमाम फॉर्मेट्स में टॉप 10 में जगह बरकरार रखे हुए है, जो इस वक्त टेस्ट और T20 दोनों में 7वें नंबर पर है। बिल्कुल ऐसे टेस्ट और T20 में 7वें नंबर पे है और गजल ODI में पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ चुका है श्रीलंका को हरा के। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, ये गजल अशरफ बोल रही है कि बाबर आजम 2 दर्जे मजीद नीचे चले गए हैं ऑलरेडी। अगर T20 या फिर टेस्ट फॉर्मेट की बात नहीं, आपने बोला तो मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि वो टेस्ट और T20 फॉर्मेट में तो बहुत ही ज्यादा नीचे है, लेकिन जिस फॉर्मेट का उनको किंग समझा जाता था और तकरीबन 6 साल
वो नंबर 1 रहे हैं। अब उस फॉर्मेट में नंबर 4 से भी वो नीचे आके तकरीबन 7वें नंबर आपने हाँ बताया जी, था, 7वें नंबर पे वो आ चुके हैं। उनको अपनी बैटिंग के हवाले से जल्द अज जल्द काम करना होगा और अगर उनके बल्ले से 1-2 सेंचुरीज आती हैं तो उनकी रैंकिंग जिस तरह से गिर रही है इसी तरह से बढ़ती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि जितना कमाल उन्होंने रीसेंट पास्ट में तो नहीं लेकिन उससे पहले खेला है, उसी की वजह से वो नंबर 1 भी थे, नंबर 1 पे बरकरार भी रहे। लेकिन अब वो जो तनज़ली आ रही है अब उनके डक्स की वजह से या उनके जल्दी आउट होने की वजह से आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि उनके बल्ले से रन आएंगे और वो जब रन आएंगे तो इनकी जो दर्जा बदर्जा वापस तरक्की होगी और जो इस वक्त टॉप पोजीशन रोहित शर्मा के पास है वो वापस हम उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि बाबर आजम के पास आ जाएगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक मसला है जो कि मुझे भी है, गजल को भी है, पूरे पाकिस्तान को भी है, और ये मसला है सफ़ेद बाल का। सफ़ेद बाल हम ये समझते हैं कि उम्र रसीदगी की अलामत है और गुजरते वक्त के और इसके साथ आने वाली जिस्मानी तब्दीलियों की एक ज़ाहिरी याद दहानी करवाता है। लेकिन अब साइंसी तहकीक और सादा तसव्वुर को ये कहते हुए साइंसी तहकीक उसको चैलेंज कर रही है कि हमारे सर पर जो नुमदार होने वाली चांदी जैसी लट्टें होती हैं दरअसल हमारे जिस्म के अंदर कैंसर के खिलाफ मौजूद निहायत पेचीदा जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी अलामत हो सकती हैं। और चूहों पर की जाने वाली एक नई तहकीक ने ये हैरत अंगेज तरीके जाहिर किए हैं जिनके जरिए हमारा जिस्म सेल्स को पहुंचने वाले नुकसान को ठीक करता है। ये एक ऐसा अमल है जो उम्र रसीदगी और कैंसर दोनों में बुनियादी किरदार अदा करता है। उम्र रसीदगी में सेल्स को पहुंचने वाला नुकसान आहिस्ता आहिस्ता इनके फाल को कमज़ोर और मुतासिर करता है, जबकि कैंसर में ऐसे खुलिये जिन्हें नुकसान पहुंचे वो दुरुस्त ना किए गए हों और गैर मामूली बढ़ोतरी और रसोली बनने का सबब बन सकते हों, उनको ये ठीक करते। और इस तहकीक ने बालों में रंगत के ख़त्म होने और उनके हयातियाती जो निज़ाम है उनके दरमियान एक हैरान कुन रिश्ता ताल्लुक भी जाहिर किया है जो कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। और ये दरियाफ्त अगर मैं आपको बताऊं तो मेलानोसाइट्स स्टेम सेल्स के गिर्द मरकूज़ हैं। ये जो सेल्स हैं ये बालों की के फॉलिकल्स की गहराई में पाए जाते हैं और वो खुलिये पैदा करते हैं जो मेलानोसाइट्स कहलाते हैं, यानी वो रंग पैदा करने वाले खुलिये जो बालों और जिल्द के रंग के जिम्मेदार होते हैं। एक लिहाज से हर सफ़ेद बाल जिस्म की एक छोटी सी कुर्बानी की अलामत समझा जाता है और एक सेल जो खतरनाक बनने की बजाय खुद फना हो जाता है, लेकिन हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना मजबूत कर देता है वो सफ़ेद बाल के आप कैंसर से बच जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने सफ़ेद बालों का शुक्रिया अदा करना है। बिल्कुल इन शॉर्ट और इन सिंपल वर्ड्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं स्टोरी को आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि जो वाइट बालों से हम नहीं आपने मुश्किल नहीं किया था लेकिन दायरा हमें देखने वाले सुनने वाले हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके लिए आसानी इस तरह से मैं कर दूं कि जो भी बाल आपके सफ़ेद है उनसे आपने परेशान नहीं होना, बल्कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपके जो कैंसर के मामलात होते हैं इंसान को जो भी हमारा इम्यून सिस्टम जैसे कि हसनैन ने जिक्र किया वो कमज़ोर हो जाता है कुछ भी, तो वाइट बाल उनसे तहफ़्फ़ुज़ भी हमें देते हैं। ये इस तरह की अलामात भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको ईरान लिए चलते हैं जहाँ पर इस वक्त आप ये कहें कि पानी की शिद्दत की कमी है, पानी की जो शदीद किल्लत है वहाँ पर सामना किया जा रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान की बात की जाए तो दारुल हुकूमत तेहरान के बाद दूसरे बड़े शहर मशहद के डैमों में ज़ख़ीरा शुदा पानी 3% से भी कम रह गया और ईरानी सदर खबरदार कर चुके हैं कि बारिश ना हुई तो दारुल हुकूमत तेहरान को खाली कराने की नौबत भी आ सकती है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान को रवा गुज़श्ता साल 6 दहाइयों की सबसे खुश खज़ां का सामना है, जहां बारिशों की कमी के बायस शहर को पानी फराहम करने वाले डैमों में ज़ख़ीरा निस्फ रह गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान के शुमाल मशरकी शहर मशहद को पानी फराहम करने वाले डैम्स में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर चुकी है और मशहद शहर का इन्हिसार 4 डैम्स पर है और उसकी आबादी तकरीबन 40 लाख है। ये ईरान का मुक़द्दस तरीन शहर माना भी जाता है और शहर में रोज़ाना तकरीबन आप ये गए कि 8000 लीटर फी सेकंड पानी इस्तेमाल होता है, जिसमें से सिर्फ 1000 से 1500 लीटर फी सेकंड डैम से हासिल किया जाता है पानी। और ईरान में जारी पानी के बहरान की बड़ी वजह तवील हुज्साली बताई जा रही है और रवा गर्मियों में दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश के बायस हुकाम ने पानी और तवानाई के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए अवामी स्विमिंग पूल्स जो उस पर भी पाबंदी लगाई थी और सरकारी तातीलात का भी ऐलान किया था। बिल्कुल ऐसी है। तेहरान के हवाले से और मशहद के हवाले से हम दुआ को हैं कि वहाँ पे जल्द अज जल्द बारिश हो और वहाँ के जो पानी के मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द हल हो जाएं। ख़वातीन ज़ात ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज पे। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम पाकिस्तान की मईशत की बात करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो गुज़श्ता बरसों में शदीद दबाव, बढ़ते कर्जों और महंगाई के बहरान से दो चार थी, अब उसमें बतदरी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, उसकी राह पे गामज़न दिखाई दे रही है। मुश्किल मगर ज़रूरी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी, निजकारी के अमल और डिजिटल मईशत की जानिब पेशकदमी ने मुल्क की मईशत में नई रूह पोंक दी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की मस्बत पेशगोइयाँ और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का माशी सिमत दुरुस्त है, और अगर यही तसलसल बरकरार रहा तो ये दौर मुल्क के लिए पायदार माशी इस्तेहकाम और खुशहाली का नया बाब साबित हो सकता है। इस वक्त हमारी मईशत की क्या हालात हैं, क्या हम वाकई दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इसके ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं, टुडे वी हैव विद अस अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, इकोनॉमिस्ट हकान नजीब साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान वाकई माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप 2 साल पहले देखें तो एक डिफॉल्ट सी सिचुएशन थी। पाकिस्तान सर्टनली उस सिचुएशन से आईएमएफ एंगेजमेंट की एज एन एंकर यूज करते हुए एक मैक्रो स्टेबिलिटी में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हो गई है। इसका मतलब ये है कि बैरूनी खसारा संभल गया है। इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी खसारे हैं, 2 मेजर खसारे हैं अंदरूनी, एक हम जितना कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उसमें कमी आ गई है उस खसारे में, और एक एनर्जी सेक्टर के खसारे में बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ कमी दिखाई दे रही है। ये एक ओवरऑल इस वक्त इकोनॉमी का बिहेवियर है जो कि आई थिंक लार्जली एंकर्ड है बिकॉज पाकिस्तान एक फंड के आईएमएफ के प्रोग्राम में है। जो भी मुल्क आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, कॉन्सिक्वेंटली यही तकरीबन मैक्रो स्टेबिलिटी का बिहेवियर जो है वो नजर आता है। रिजर्व 14.5-15 अरब डॉलर पे चले गए हैं, जो 3 महीने तो नहीं पर 2-2.5 महीने की जो इम्पोर्ट कवर है दे रहे हैं। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं इकोनॉमी के, यानी कि ग्रोथ के मसाइल, यानी कि शरह नमू के, जब भी हम ग्रो करना शुरू करते हैं एक एक्सटर्नल क्राइसिस, यानी कि पैसे हमारे पास डॉलर जो है वो कम हो जाते हैं। वो आज भी खड़ा है। पहले 4 महीने का जो डेटा है इस साल का वो भी वही दिखा रहा है। हमारे जो पैदावारी सलाहियत ठीक करने के मसाइल हैं, एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, प्राइवेटाइजेशन के मसाइल हैं, अभी आपने सही जिक्र किया, टैक्स बेस को बढ़ाने के मसाइल हैं। देखिए, ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये इट्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट। It's at a cost where we are taxing the businesses. If I want to take out my money from a business at 60%, we are taxing highly the income and the non-salaried people. So इसको समझने की जरूरत है कि ये जरूरी है। ये एक नादिर मौका है। टाइम एंड स्पेस बाय कर ली है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। 10 मई की जंग जीत के आ रहे हैं इंडिया के साथ। ऑल इज लुकिंग गुड। बट अब मौका वो है, एक वक्त है, एक स्पेस है। अगर इसमें अपने फंडामेंटल मसाइल नहीं हल करेंगे तो आज से 2 साल बाद जब आईएमएफ का प्रोग्राम जो है रिसीड कर रहा होगा, जब हमारा प्रोग्राम जो हम आईएमएफ के साथ हैं वो रिसीड कर रहा होगा, तो आपको दिखाई देगा कि फिर मुश्किल आएगी वो 25, 28, 30 अरब डॉलर जमा करने की, जिनको पाकिस्तान को जिनकी जरूरत होगी 2027-28 के साल में। So I think that's where the country stands. We are in a good place, but we must do the fundamental work जो हमें करना है। वो fundamental work I think करने के लिए एक बहुत ही competent, जिसे कहेंगे इकोनॉमिस्ट, एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट, बहुत ही एक प्रोफेशनल टीम चाहिए। पाकिस्तान has always found it difficult to make that team in Pakistan. बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ये बताइएगा कि वो टीम तो हम शायद बिल्ड करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन ये जो अभी जितने भी गोल्स हैं ये मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स लग रहे हैं। इनको अगर लॉन्ग टर्म में हमने तब्दील करना है तो हमें क्या कुछ बेहतरी लानी होगी, स्पेशली अगर डिफरेंट सेक्टर्स की बात की जाए। पाकिस्तान में प्रिवेलिंगली हमने ये देखा है कि जब रियल स्टेट में बूम आता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सबसे ज़्यादा कदगन हमें उसी सेक्टर में नज़र आती है। सो हमने इसको लॉन्ग टर्म में किस तरह से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लेके जा सकते हैं? So whenever फंड का एंगेजमेंट होती है, आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है किसी भी मुल्क में, तो वो ऑब्वियसली उनकी कोशिश होती है कि शॉर्ट टर्म में जो पेशेंट आईसीयू में है, इसको आसान लफ्जों में समझिए कि आईएमएफ आईसीयू का डॉक्टर है, तो उस वक्त मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते। द इकोनॉमी हैज टू बी रिसेसिटेटेड बैक
and taken to the operation table. जब आप ऑपरेशन टेबल पे आ जाते हैं, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और अथॉरिटीज IMF के साथ मिलकर ले आई हैं, so that's a good omen. We are no more in an ICU ward. तो आपको then वो इक़दामात करने पड़ते हैं, वो सर्जरीज करनी पड़ती हैं. ये इसलिए मिसाल बड़ी क्लियर कर देती है इस चीज़ को कि हमें फिर दवाई नहीं देनी पड़ती, पर हर जो आपने एक सेक्टर का जिक्र किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी यानी कि मालियाती पॉलिसी, NFC को ठीक करना, ये सब वो काम करने पड़ते हैं जिसमें गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करते हुए प्राइवेट सेक्टर को, बी इट रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें घर बनाते जाना है और फैलाते जाना है अपनी रीच को. असल बात यह है कि हमने सिटीज को कैसे बिल्ड करना है कि वो लिवेबल सिटीज भी हों, उनमें कम्यूट भी कम हो, वो हाई राइज भी हो, उनमें लंबी बिजली की तारें भी ना डालनी पड़े, उनमें ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज्यादा ना बनानी पड़े, यू नो, वेयर यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स. अब दैट इज द रियल चैलेंज. ये हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल चैलेंजेस. आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो आपको सिटीज ऊपर जाती दिखाई देंगी. आप मुल्क में वापस आएंगे और एयरपोर्ट पे उतरना शुरू करेंगे तो आपको जहाज में दिखाई देगा कि सिटीज आर वाइड स्प्रेड. दैट्स द रॉन्ग वे टू बिल्ड सिटीज. सिटीज कभी भी फिर इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनती. अभी यू नो, आप कोई बड़ी सिटी देखें, आप कोई नामवर सिटी देखें, दे आर ऑल गोइंग अप, दे नेवर गो फ्लैट. Why don't they go flat? फ्लैट जाएंगे, बिजली की तारें डालेंगे, कम्यूट करेंगे, ट्रेनें सेट करेंगे, बसेस लगाएंगे, टाइम आया होगा, प्रोडक्टिविटी जाएगी. सो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड दे आर गोइंग अप. सो जो रियल एस्टेट का चैलेंज है वो असल चैलेंज ही है. और रियल एस्टेट सस्ती कैसे होगी? एक 4 कनाल के प्लॉट में एक फैमिली रह रही हो, या एक 4 कनाल के प्लॉट में आपने 20 फ्लैट बनाए हो और उसमें 20 फैमिलीज रह रही हो. इस तरह रियल एस्टेट जो है वो प्रोडक्टिव भी होती है और सस्ती भी होती है. पाकिस्तान के आज जो फंडामेंटल चैलेंजेस है, पहले तो मैं ये समझता हूं कि उनको समझ ही नहीं रहे लोग. हम उसी रविश में पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई बाहर से आएगा और चाहे वो मल्टीलैटरल्स हो या कोई FDI हो, वो इसको ठीक कर देगा. ऐसा नहीं होगा. पाकिस्तान स्टेबलाइज जरूर हो जाएगा, मॉडल थ्रू जरूर करेगा, जो कर रहा है. एक जिसे कहेंगे कंफर्ट भी दिखाई देना शुरू कर देगा. बट ये सारी चीजें पाकिस्तान के डॉक्टर्स की फंडामेंटल सर्जरी मांगती हैं इन अ गुड वे. और ये अगर हम कर लेंगे तो 5 साल में नौकरियां भी निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, ग्रोथ का फ्रेमवर्क भी स्टेबल हो जाएगा. अब ये मुश्किल काम है. असल सवाल ये कि आखिर कर क्यों नहीं लेते? वियतनाम ने क्यों कर लिया, ईस्ट एशिया ने क्यों कर लिया, फिलीपींस ने क्यों कर लिया, इंडिया ने क्यों कर लिया? इसकी जो 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 क्रक्स है इसका वो ये है कि they were able to put together teams in their countries. They were able to believe कि ये काम हमें खुद करना है. हम चूंकि एक लाइफ सपोर्ट पे IMF की चलते हैं तो हम खुद खड़े होने को और भागने को, अच्छी ग़िज़ा लेने को बिलीव नहीं करते. हम आज भी देख रहे हैं बाहर कि किस तरह कहीं से हमें सपोर्ट मिल जाए. दैट्स one way to run a country. The other way to run a country is where we really believe कि यार ये एक डॉक्टर था जिससे हमने स्टेबिलिटी ले लिया है. Now let's do the surgical treatment. I think that HR capacity really can transform Pakistan. बहुत ही गोल्डन मौका है. और ये मैं इसलिए कहता हूँ 10 मई इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सऊदी अरेबिया से पैक्ट, CPEC 2, इंटरनली कोई ऐसा डिफॉल्ट का खदशा नहीं है, हर चीज स्टेबलाइज कर गई है. अब आप जाकर जो घर है अपना उसको दुरुस्त कर लेंगे. टैक्सेशन की बजाय एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स करें. मैं बता भी देता हूं, एनर्जी सेक्टर की कीमतों की वरी करने की बजाय उसकी प्राइवेटाइजेशन, उसकी डीरेगुलेशन करें. बिजनेस पाकिस्तान लाने FDI जरूर कोशिश करनी चाहिए, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना चाहिए कि वो पैसे लगाए. वो बाहर से अपना पार्टनर खुद ही ढूंढ लाएगा. ये 4 चीजें ही कर लें. एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सोचें कि जो 12 एकड़ का फार्म है, जो छोटे फार्म्स है पाकिस्तान में, उसका असल मसला है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं है. व्हाट आर दोज मेजर्स कि हम उसको ठीक कर सकते हैं. अगर आप ये लाइफ स्टॉक में, मसलन मैं एक मिसाल देता हूं, कल मैं एक लाइफ स्टॉक स्पेशलिस्ट के साथ था. आप हैरान हो जाएंगे इस बात पे. गो 100 years बैक पाकिस्तान के खित्ते में 5 लीटर दूध आता था एक गाय से. आप अमेरिका देखें, वहां भी 5 लीटर आता था. आज अमेरिका में 35 लीटर, 35 liters. We are still on 5 liters. Now look at the productivity gap. That's why that's a developed world and that's why we are an underdeveloped world. So अगर 5 लीटर से 35 लीटर चले जाएंगे तो 4-5 अरब डॉलर जो है वो तो आपको एग्रीकल्चर में ही बचना शुरू हो जाएगा. जस्ट थिंक थ्रू. पाकिस्तान के मसाइल का अदराक बहुत अच्छा है, पूरी अथॉरिटीज को है. उसके हल की जो सामान है करना,
उसके हल की जो रास्ता ढूंढना है, जो पर्चे लिखने हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम डिपेंडेंट हैं कि कोई शायद बाहर से कंसल्टेंट आके लिख देगा, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ममालिक ने अपने मुल्क में ये काम किया है। अगर हम कर लेंगे 5 साल में, पाकिस्तान कैन स्टार्ट लुकिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट सेलेबल स्टोरी एंड अ गुड स्टोरी फॉर द 250 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बहुत से सवालात थे मेरे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे नहीं पूछ सकी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से अभी सर ने खुद बात की, खाकान नजीब साहब ने, इन्वेस्टर्स के हवाले से, हमारे यहाँ ना ऑब्सेशन भी बहुत है। जब भी हमारे मामलात आगे पीछे गड़बड़ होते हैं तो हम फौरन कोचेस बुला लेते हैं। क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पर हम फौरन इन्वेस्टर्स बुला लेते हैं, या फिर कोई भी इस तरह के बड़े कोचेस आ जाते हैं। हाँ, और अभी भी आपको पता है कि अरबों की मंजूरी दी गई है बाहर से जो इन्वेस्टर्स या फिर जो लोग हमने हायर करने थे अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। अब ज़ाहिर है वो भी एक अलग किस्म के मामलात हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट आई है नहीं आई, ये एक अलग सवाल था। लेकिन चूंकि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट के शायकीन के लिए, पाकिस्तान के लिए कल का दिन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया था जब श्रीलंकन खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम तमाम तर मैचेस को छोड़कर वापस अपने वतन जाना चाहते हैं, जहां पे मोहसिन नकवी साहब ने अपनी कामयाब डिप्लोमेसी की मदद से सबसे पहले तो श्रीलंकन हाई कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद श्रीलंकन बोर्ड के हुकाम से उनकी गपशप हुई और उन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी बहुत अच्छी दी हुई थी, उनको तमाम तर सिक्योरिटी की ज़मानत दी। और उसके बाद श्रीलंकन बोर्ड की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि हम पाकिस्तान में जो बाकी मैचेस हैं वो खेलेंगे, ट्राई नेशन के मैचेस खेलेंगे। वापस जाना खिलाड़ियों की अपनी मर्जी होगी और कोई भी खिलाड़ी अगर वापस जाना चाहता है तो उसकी सज़ा का तयन भी हम उसके कंडक्ट को रिव्यू करके करेंगे। सो ये कुछ हालात बने, लेकिन उसके बाद श्रीलंकन बोर्ड का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, उनके हाई कमिश्नर का, कि श्रीलंका की टीम यहाँ पे मौजूद है, उनके खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। वो आज की बजाय कल मैचेस खेलेंगे। अब एक दिन मैच आगे हो चुके हैं, मतलब जो आज मैच होना था फ्राइडे को होगा और जो सैटरडे को मैच होना था वो अब होगा संडे को। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में पहुंच आई है और जिम्बाब्वे और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट होनी थी वो अब 17 की बजाय 18 को स्टार्ट होगी। लाहौर के शायकीन के लिए बुरी खबर है कि लाहौर में उस सीरीज के कोई मैचेस नहीं होंगे, उसके तमाम तर मैचेस 7 के 7 मैचेस अब सिक्योरिटी खदशात की वजह से, कुछ खिलाड़ियों की वजह से कि जो नहीं जाना चाहते लाहौर, अब वो तमाम तर मैचेस रावलपिंडी में होंगे। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद उवैस। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच उवैस फॉर योर टाइम। सबसे पहले टू स्टार्ट विद कि चंद खिलाने से, जिस तरह हसनैन ने भी जिक्र किया, सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया और फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की वजाहत भी आई कि दौरा जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, किसी बैरूनी दबाव का नतीजा था खिलाड़ियों की जानिब से? एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खास करके चाहे मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिव इसको लेके चले हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रोएक्टिवनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कल नजर आपको आई, डिप्लोमेसी जो हम लोग अपना जिस तरीके से उसको लेके चले, फिर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा दी एम्बेसडर श्रीलंका को। उन्होंने बहुत ज्यादा इसके अंदर जाके अपना इन्फ्लुएंस किया, श्रीलंका टीम को सिक्योरिटी वाले मामलात को ब्रीफ किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पता, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी से बड़ी टीम यहाँ पर आके खेल चुकी है। और जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हसनैन भाई भी इस चीज के गवाह हैं कि जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, वो दुनिया में कोई भी कंट्री नहीं प्रोवाइड करती। हमने ही इस मामला स्टार्ट किया था प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी वाला। अच्छी बात है कि मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई थी, वो ये था कि अनफॉर्चुनेट जो मामला हुआ था उस दिन इस्लामाबाद में, जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला, उस दिन आप श्रीलंका की टीम मैच खेल रही है, मैं खुद स्टेडियम में मौजूद था, हसनैन भाई भी वहां पर मौजूद होंगे, आप मैच खेल के वापस चले जाते हो, ये सारा का सारा मामला स्टार्ट होता है लगभग 5 या 4 या 5 बजे के करीब, 6 बजे के अगले दिन की बात मैं कर रहा हूँ कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं, हमारे प्लेयर्स नहीं कंटिन्यू करना चाहते। इस पे मैं कहता हूँ कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत इस सेंस में है, ये आखिर पीछे बैकएंड पे इतने घंटे के अंदर, चाहे 12 या 13 घंटे में हुआ क्या हुआ? क्या इनको कोई ईमेल रिसीव हुई? क्योंकि किसी भी क्रिकेटर को याद रखें, ईमेल डायरेक्ट नहीं आती, उसके एजेंट को आती है। एजेंट को ईमेल आती है डिफरेंट, जो भी जहां से उनकी वायरस जुड़ी होती है, चाहे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे लीग क्रिकेट है, क्योंकि आपको पता है जो पड़ोसी मुल्क है उसकी तो कोशिश है कि इसको आइसोलेट करने की, पाकिस्तान क्रिकेट को भी, लेकिन इस चीज को आपको कहीं ना कहीं अब देखना पड़ना है कि मामला आखिर कहां पर जाके जुड़े। लेकिन हैट्स ऑफ
जो प्रोएक्टिवनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और खास करके मोहसिन नकवी साहब ने दिखाई है यहाँ पर, ये जरूरी था, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये मामला हो जाता कि आप लेट गो करते श्रीलंका टीम को, तो आगे फ्यूचर के लिए आपको बहुत बड़ा इशू और बहुत वैसा मुझे एक पॉइंट के ऊपर भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि एक तरफ न्यू दिल्ली में भी हमला हुआ था, लेकिन वहां पे क्योंकि उनका मैच न्यू दिल्ली से थोड़ा सा अवे है साउथ अफ्रीका की टीम का, वो वहां पे इंटैक्टली मौजूद है। यहाँ पे भी रावलपिंडी में तो मसला हुआ नहीं है, इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन क्या वजह है कि इंडिया में जो कुछ हो जाए टीम्स वहां से नहीं जाती हैं, पाकिस्तान में जो कुछ हो जाए टीम्स यहाँ से चली जाती हैं? क्या ये भी तमाम तर चीजें पैसे के इर्द गिर्द घूम रही हैं? देखिए हसनैन भाई, आजकल ये सिस्टम हो चुका है, अगर आप लीग क्रिकेट की बात करें पूरी दुनिया के, मुझे याद है आप शायद ताज होटल वाले बॉम्बिंग्स की बात करेंगे, इंग्लैंड टीम वहां पर मौजूद थी, आपको याद हो वो अपना दौरा खत्म करके वापस गए, फिर वापस आए इंडिया के अंदर खेलने के लिए। अगर इस वक्त दुनिया क्रिकेट लीग्स क्रिकेट की स्पेसिफिकली आप बात कर लें, जो इंडियन ऑनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका लीग है, चाहे यूए क्रिकेट लीग की बात कर लें, डिफरेंट अपना जो इस वक्त लीग्स हो रही हैं, वो लिटरली ब्लैकमेल बैकएंड पे कर रहे हैं कि वो मैनेजमेंट के अंदर भी किसी पाकिस्तानी को नहीं आने देते। अगर कोई प्लेयर जाके पीएसएल के लिए बिड के अंदर जाता है, उनका मैनेजमेंट का बंदा फॉर इंस्टेंस पीएसएल की बिडिंग के अंदर जाता है, उसको टीम कोई हायर करना चाहती है, उसको बैक एंड पे वो बकायदा ब्लैकमेल करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी तो वो खेल रहे हैं। इसलिए कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें, मुझे पता है 10 साल हो चुके हैं आगे, आपने बड़ी जबरदस्त इवैल्यूएशन अभी इस वक्त चल रही है जो नई टीम्स आनी है। एक चीज तो अच्छी थी, अली तरीन की जो सजेशन थी कि अब आपको बिडिंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा प्लेयर्स की, खास करके क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बड़े नामों को आप अट्रैक्ट करें, आपको पता है वो आईपीएल के थ्रू कितनी ब्लैकमेलिंग क्रिकेट बोर्ड्स को भी करते हैं, गैस 5% या 6% जितना भी होता है पर प्लेयर एक क्रिकेट बोर्ड को चंक जाता है, वो एक ब्लैकमेलिंग एक लॉबिंग का सिस्टम है। आपको उस लॉबिंग के ऊपर अब सोचना पड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाम यहाँ पर अट्रैक्ट करे, आप एक स्टेक तगड़ी अपनी रखें वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो इन चीजों पर अब हमें काम करने की जरूरत है। वैरस अल्लाह का शुक्र है, मुझे याद है कि जिस वक्त पहला एडिशन था, दूसरा था, आपको याद हो यूए के अंदर एक लेजेंड्स लीग के नाम से स्टार्ट हुई थी, तब भी लोगों ने कहा जी अपना इसको आइसोलेट करने की कोशिश है जी, वो बड़ी जबरदस्त चल रही है, एक ही सीजन हुआ उसके बाद वो नजर नहीं आई। 10 एडिशन हम कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र, हम 11वां एडिशन अब करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का, और आपके सामने जितना आपने कोशिश की इसको आइसोलेट करने की, उतना ही ज्यादा उसने अपना ब्रांचेस जो सी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त वो बिछाई हैं। आईपीएल की भी बात कर लें तो इनको आपको पता है इस वक्त प्लेयर्स भी आईपीएल छोड़ रहे हैं, खास करके एक तो फटीक की वजह से, एक जो प्रेशर वहां पर पड़ता है आपको, तो बाकी भी आपको पता है बहुत से मामला अभी, बल्कि जो थर्ड अंपायर थे उन्होंने भी कहा कि जो रिचर्डसन से अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर बकायदा हमें इस चीज के ऊपर पीछे से प्रेशराइज होता था कि इसको आउट नहीं देना, या रिव्यू के अंदर उनको प्लस पॉइंट देना है। बहुत सी चीजें इस वक्त खुल के सामने अब आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अवैस, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। अब जो आज मैच तो नहीं हुआ, अब कल होगा कि पिच कंडीशन के रिलेटेड क्या कुछ मजीद होता है और पाकिस्तान मैच जीतता है या फिर नहीं जीता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेंगे कुछ 27वीं यानी तरमीम के हवाले से, जो कि 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है, कौमी असम्बली से भी, सेनेट से भी। और कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ कल, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं यानी तरमीम की तहरीक पेश की और कहा कि 27वीं तरमीम की खद्दो खाल सेनेट में पेश कर दिए गए थे। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है और जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और कौमी असम्बली में हुकूमत ने तरमीम में 8 नई तरमीम पेश की और 27वीं यानी तरमीम में 4 शिके निकालने और 4 शिके डालने की भी तरमीम पेश की गई। अगर बात की जाए जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से तो मुखालफत में वोट दिया गया वहाँ से, और वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने ये ऐलान किया कि कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली है, जिसकी हिमायत में 234 और मुखालफत में 4 वोट आए। और आपको ये भी याद है कि गुज़श्ता दिनों सेनेट ने भी 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली थी, जैसे मैंने पहले कहा था आपको। बिल्कुल ऐसी है, और 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हमायूं साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अब ये मंजूर हो चुकी है तमाम तर 27वीं आइनी तरामीम की जो शिकें हैं, इसको गवर्नमेंट अगर उसकी बात की जाए तो वो ये कह रही है कि ये एक आइन के अंदर इर्तकाई मराइल है, इर्तकाई अमल है, वो होता रहता है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये इर्तका था या फिर वक्ती सियासी ज़रूरत थी?
सुरेश साहब, आपको आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, अभी इसके अंदर जो बाज शिकों की बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर बाज तरामीम भी आई हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अब ये वापस सेनेट में आएगी और उस जगह पे होगा। फिर प्लस इसके अंदर बेसिक मकसद ये था कि यार हमें इमरान खान से बचाओ, वो उससे डर लग रहा है। अब उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बेसिकली ये किया है कि जो पार्टीज को, अगर किसी पार्टी को कलअदम करार देना है तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हटा के उसके हवाले कर दिया, ये आहनी कोर्ट के ऊपर दे दिया। अब आहनी कोर्ट जो मर्जी करा लो उससे वो कर लेगी। जो 1973 में जिस शख्स ने आइन बनाई थी उसके नवासे ने आज उस आइन को दफन कर दिया है, और मतलब हम क्या कर सकते हैं इसे। मुझे नहीं समझ आती कि इस आइन की जरूरत क्या थी। सिर्फ ये हो सकती थी कि भाई मैं अपने मर्जी के बेंच लेकर आऊं, अपने मर्जी का कोर्ट लेकर आऊं, अपने मर्जी के डिसीजंस कराऊं, और जो मैं चाहता हूं वो उसकी इंटरप्रिटेशन हो। अगर मैं कहूं कि इसका मतलब रात है तो लोग कहें रात है, अगर इसका मतलब मैं कहूं दिन है तो लोग कहें दिन है। बस ये चीज हुई है और तो कुछ नहीं हुआ। मतलब इसमें अवाम के साथ क्या लेना देना, तो कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन अभी जो बात, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, आपको पता है ताला तारड़ ने ये भी कहा है कि जो आईनी तरमीम है उसका मकसद गवर्नेंस और इंसाफ की फराहमी को बेहतर बनाना है, और कई दहाइयों की सोच और मुकालमे का भी नतीजा है। लेकिन अफसोस के PTI की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस ये है कि PTI के नज़दीक पाकिस्तान से ज़्यादा उनका लीडर मुकद्दम है, और PTI ने अपने दौर इनके साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहती हूँ आप इस पर जवाब दें, लेकिन उससे पहले आप सुन भी लें कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे। कासिम खान सूरी ने पूरी दुनिया के सामने आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। उस पे तो नहीं कहते कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जिस तरीके से ये चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, आज उसकी भी माफी इनको ईवान के अंदर मांग लेनी चाहिए। मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं कि कल भी जिस जुर्रतमंदाना तरीके से उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है इस हाउस के अंदर, हम उन जवानों को, उन अफसरों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल जी। तो सर क्या कहेंगे, चोर दरवाजे से आए हैं आप लोग, वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं, और आप ताड़र को इम्पोर्टेंट समझते हैं। वो शख्स जो आइन को हाथ में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जाहिर है उनकी बात है, गलीज इशारे कर रहा था। आप समझते हैं कि वो आइन का रखवाला है। वो शख्स मतलब आप उन लोगों को कहते हैं जो आइन के रखवाले के, जिनके बाज लोगों ने वो क्या है, जजों को इधर उधर करने के लिए, वो ब्रीफ केस किस पे हुआ था, ब्रीफ केस जो था कि वो जजों को खरीदने के लिए इधर से उधर गए थे, कोई तो था ना। ये उनके साथ लोग हैं। आप इन लोगों को समझते हैं कि ये सर हमारे लिए तो सबकी राय इम्पोर्टेंट है, जो आप कहेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, जो वो कहेंगे वो भी। क्या वो कितने अरसे से हम लोग कर रहे थे कि वो जो डेकेड से ये काम हो रहा है जी, इसके ऊपर सोच हो रही है डेकेड से। आप मुझे बात बताएं, इसके ऊपर डेकेड से काम हो रहा है। खुदा का खौफ करो, आप लोग क्या समझते हो, आवाम इतनी बेवकूफ है, आपको तो पता भी नहीं था कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप मुझे एक बात बताएं, उस आइन की क्या हैसियत होगी कि जिसमें आप लोगों को अगवा करके या लोगों को खरीद के या लोगों को डरा धमका के उनका वोट लें। मतलब क्या हमारा सिस्टम इतना गिर गया है कि हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को या उनको किसी वजह से डरा के, अब मुझे नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा था, सेनेटर आप लोगों ने कहा था कि उनकी फैमिली के 10 लोगों को 26वीं तरामीम में अगवा किया था या उठाया गया था। तो क्या इसी तरीके से हम लोगों ने आइन बनाने या आइन के अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आनी है? क्या पाकिस्तान इतना गिर गया है?
उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्या खाक तरक्की करेगा? जब आप इस मुल्क के अंदर सारे जो मेरिट वाले जजेस हैं उनको हटा के उन जजेस को लेकर आओगे जो आपके लिए कुछ भी गलत काम कर सके, इद्दत जैसी घटिया तरीन केस के ऊपर जजमेंट दे सके, आप इस मुल्क से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि क्या मुल्क तरक्की करेगा? कभी नहीं तरक्की करेगा। अल्लाह ताला का उसूल है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। कुफर का निजाम चल जाएगा क्योंकि उस जगह पे जुल्म नहीं है। वहां सिर्फ वो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन वो लोग जुल्म नहीं करते, वो इंसाफ कायम करते हैं। और यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, और यही ये लोग क्या कर रहे हैं, उसका टोटल उलट कर रहे हैं। ये मानते अल्लाह ताला को है लेकिन करते जुल्म है। पता नहीं ये लोग का क्या बनेगा। आज सेनेट में अभी सेशन हुआ था, इरफान सदीकी साहब की वफात के बाद हुआ था कि उनका एक किस्म का वो लोग बात करेंगे। आपको पता है वहां पे 3-4 लोग खाली थे जो PMLN के थे, सिर्फ 3-4 बंदे थे। बस इस चीज के लिए यही रह गए हैं। इसके लिए हम लोग अपने खुदा को खफा करके अपने सर लीडरों को वो खुश जुल्म की बात जो आप कर रहे हैं सर, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं या ये गवर्नमेंट में होते हैं, जब कोई भी शख्स गवर्नमेंट में होता है ना, वहाँ पे उसको ये समझ नहीं आती। वो सब लोग कहते हैं कि हम मुल्क की तरक्की के लिए, आवाम की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। खैर वापस 27वीं आईनी तरमीम की जानिब बढ़ते हैं। 27वीं आईनी तरमीम को लेके अब ये समझा जा रहा है कि जो आपका अदालती ढांचा है वो बदल सकता है, बदल जाएगा। और जो आईनी अदालतें हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे और एक नया बाब खुलेगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये जो निज़ाम आप लेकर आ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि बाकी मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, उन मुल्क जजों की क्वालिटी देखिए। मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग कहते हैं कि हम लोग जजेस को अपॉइंट करेगी जुडिशियल, ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है वो करेगी। अच्छा, आपको पता है उसके अंदर जो इन लोगों ने जो तरीका बनाया हुआ है उसमें गवर्नमेंट के लोग ज्यादा बनते हैं। अच्छा, एक और बात, इंडिया क्यों हमसे आगे जा रहा है? इंडिया इसलिए हमसे आगे जा रहा है कि इसी तरह की चीज उन लोगों ने की थी वहां पे। मगल में 1973 में गुप्ता केस एक था जिसमें एक जज जो था ना, उसको प्रमोट कर दिया था अपने सीनियर लोगों से। उसके ऊपर लोगों ने बहुत शोर मचाया, फिर उन्होंने उसको चेंज करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि वहां पे एक दूसरा सिस्टम राज होगा कि जिसमें वो जजेस की एक 5 रुकनी जजेस का एक वो होगा, उसका नाम मुझसे भूल गया, वो आके इन लोगों को मतलब जजेस को अपॉइंट करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे ख्याल में 2014 में उन्होंने, इंडिया ने कहा कि 2014 में कहा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया कि जिसमें चीफ जस्टिस था, सीनियर मोस्ट जजेस थे, लॉ मिनिस्टर था और एमिनेंट थे। उन्होंने कर दिया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उसको तोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा ये गलत है क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। ये सारी चीज हुई थी। अब आप मुझे बात बताएं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? हम तो उसके टोटल ऑपोजिट जा रहे हैं। उनका था, सॉरी, वो कोलिजियम, वो इनका कोलिजियम सिस्टम था कि जिसमें 1998 में हुआ था कि अच्छा, जो वहां पे जो चीफ जस्टिस है वो जो मशवरा देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो करे। फिर हम लोग कहते हैं बाकी मुल्कों की बात करते हैं कि वहां पे इस तरह होता है, फलानी जगह पे होता है, वहां पे बाकी सब जगह पे मेरिट है और वो देखते हैं कि जजेस जो हैं वो किस क्वालिटी के डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस क्या है? हमारे यहाँ पे तो मेरिट है ही नहीं। वहां पे बाकायदा एंट्री टेस्ट होती है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। वो उनके कैरेक्टर देखते हैं कि ये जज कैरेक्टर वाला या कैरेक्टरलेस है, किस किस्म का है, फिर कहीं जाके उनको दिया जाता है। ब्राजील में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है,
यूके में ऑनलाइन टेस्ट है और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, और उसके बाद ये हो जाती है कि जो उनका लॉ मिनिस्टर होता है, जो लॉर्ड चांसलर होता है, वो सिर्फ जब उसके पास लिस्ट आती है वो उसको ना कर सकते, वो किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ कमेटी को वापस भेज देते कि ये इसके ऊपर मैं इतराज है मेरा, आप इसको दोबारा देखें। बाकी जगहों को वो कर ले, तभी तो वो लोग सब हमसे आगे हैं। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सबको अभी एतराज है, बहुत सारी बातें हैं, ज़ाहिर है इनफ टाइम भी नहीं दिया, जिस तरह तरमीम आई सब ने देखा। मुझे ये बताएगा, अब जिस तरह से हम बात करें आईनी अदालत के हवाले से, इस क़याम के हवाले से, आपके ख्याल में इस नई अदालत का मकसद क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुतवाज़ी करने की कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि ये तमाम निज़ाम ख़राब होगा इससे? और ये भी तो तरमीम में कहा गया था ना कि अगर कोई जज तबादले से इनकार करेगा तो उसके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल होगा, फिर ये शिक जजों की आज़ादी पर भी इस तरह सच असरअंदाज हो सकती है, आपको लगता है? नहीं, जजों की आजादी तो खत्म हो गई है, अब तो यहाँ पे बेगार कैंप शुरू हो गया है। और ये जो इनको यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं, ये तो पहले भी विद इन प्रोविंस ये लोग सारे होते थे। भाई पिंडी बेंच है, कभी वो पिंडी बेंच आ गए, कभी वो मुल्तान बेंच चला गया जज, तो वो तो होता रहता था। अब इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि एक फर्ज करे पंजाब में कोई एक जज इनके हाथ से फिसल गया, वो ईमानदार जज है, वो सही फैसले कर रहा है और वो सीनियरिटी में जा रहे हैं और चीफ जस्टिस बन रहे हैं। ओ नहीं यार, इसने तो हमारे खिलाफ फैसले दे देने, ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, चलो जी इसको यहाँ से बलूचिस्तान भेज दो। वो कहेगा मैं बलूचिस्तान जाके क्या करना है, मेरी सारी फैमिली इधर है, मैं हर जगह भी तो। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसके भी खिलाफ है, उसको वो कहेगा मैं नहीं चाहता, चलो जी रिटायर कर दो इसको। उधर चला गया तो बस ये उस लाइन से हट गया। अब इधर कोई और आके जो उनके मतलब का बंद है उसको ले आकर ले आएंगे इधर, उसको जज बना देंगे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली इस मुल्क का मुझे नहीं समझ आती हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुझे डर लगता है कि शायद ये मुल्क हम जैसे बाज लोगों के लिए नहीं बना, ये 2 नंबर लोगों के लिए बना। यहाँ पे जितने बड़ा 2 नंबर है, जितना बड़ा वो है उसको वो है। आप सोच लो कि चेयरमैन सेनेट है, बजाय इसके कि वो फ्लोर क्रॉसिंग को रोके, वो फ्लोर क्रॉसिंग को इनकरेज कर रहा है। बंदा कहता है कि मैं सेनेटर आबरो कहता है कि मैं इस्तीफा देता हूं, हम आपको दोबारा ले आएंगे। इमेजिन कर रहे हैं कि ये चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग को इनकरेज कर रहे हैं। ये लोग, ये हम लोगों के मॉरल वैल्यूज है पार्लियामेंट के अंदर, चेयरमैन सेनेट के, स्पीकर के, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट के, ये हमारे मॉरल वैल्यूज हैं। सारी जिंदगी व्यापारी की है, पार्लियामेंट में भी व्यापारी शुरू कर दी है। अपने अपनी पार्टी से बेईमानी करो, हम तुम्हें ले आएंगे, क्योंकि हमें तो बेईमान लोग चाहिए, हमें ईमानदार लोग नहीं चाहिए पार्लियामेंट में। हमें हर सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू ज्वाइनिंग अस। ख़वातीन आज़ाद, ये थी मुल्क की सियासत के ऊपर गुफ्तगू। यहाँ पे वक्त पहुँचाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे इस महीने की, ये नवंबर का महीना है और ये दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। और इस महीने में हम ये समझते हैं कि हमें भी इसके ऊपर एक सेगमेंट करना चाहिए जहाँ पे हम आपको बता सकें कि फेफड़ों का जो कैंसर है ये किस तरह से बढ़ता है। स्पेशली हमारे मुआशरे में या फिर पूरी दुनिया की बात की जाए तो वहाँ पे जो स्मोकिंग का कल्चर है ये भी इसको बहुत ज़्यादा हिट करता है। फिर आजकल स्मोकिंग से आगे बढ़ के हम वेपिंग में जा चुके हैं। फिर शीशे का एक कल्चर है जो कि पाकिस्तान में भी प्रिवेल कर रहा है, अरब वर्ल्ड में ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। सो इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की जानिब जाएं, मैं चाहता हूं कि आप इस जिनको फेफड़ों का कैंसर है या जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो लोग अगर हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इससे निकल सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, या फिर आने वाले दिनों में जिनको नहीं है कुछ भी तो वो किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं 051-890
1008, ये हमारा एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 0512624946। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप। सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं, नवंबर का महीना चल रहा है, अवेयरनेस मंथ कहा जाता है फेफड़ों के कैंसर के हवाले से। तो जिस तरह से हसनैन ने अपनी इब्तिदा में बात की है स्मोकर्स के हवाले से, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे, कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जिनको ये ज़्यादा इफेक्ट करता है? क्या सिर्फ स्मोकर्स को ही करता है? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेरी गुड मॉर्निंग। जो फेफड़ों का सरतान है, नंबर 1 कैंसर डेथ जो दुनिया में है, वो ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस में अगर आप पढ़ें तो वो है। और ज़ाहिर है ये डिज़ीज़ ही सिगरेट स्मोकर्स की है, क्योंकि 80% ऑफ जो लंग कैंसर्स हैं वो सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं। और जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, जो कि बहुत भारी तादाद में लोग करते हैं, तो उसके साथ जो उनके इर्द गिर्द दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, बच्चे होते हैं, वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जो धुआं वो निकाल रहे होते हैं वो ले रहे होते हैं। तो 20 से 30% कैंसर जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग से रिलेटेड हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, और मैं माहिर अमराज कैंसर, सरतान, लंग कैंसर भी ट्रीट करता हूँ, मैं भी एक्सपोज होता हूँ अगर मेरे साथ मेरा कोई साथी सिगरेट पिएगा, या जो अगर मैं बाहर जाऊँगा व्हीकल एग्जॉस्ट होगा, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होगा। लाहौर जैसे शहर में अगर स्मॉग होगी तो ये जितनी भी चीज़ें इनके अंदर ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं। सिगरेट में आम तौर पे कहा जाता है कि हज़ारों में पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन उनमें 70 नॉन कैंसर कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें तार सर फहरिस्त है, आर्सेनिक है, बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं। और सर ये मुझे बताइए कि आपने स्मोक का जिक्र किया और बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि उस पर तो हमें प्रिकॉशंस मिल जाती हैं डॉक्टर्स की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी, कि आप मास्क पहन के बाहर निकलिए। लेकिन व्हेन योर फ्रेंड इज स्मोकर और आप उसके साथ बैठे हुए हैं और वो पैसिव स्मोकिंग आप भी कर रहे हैं, तो उसको भी हम मास्क से या किसी तरह से बचा सकते हैं या उससे दूर रह के बच सकते हैं? जी, इस तरह ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि हम रवादारी में ये सूंघते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मेरा सिगरेट वाला दोस्त, मैं उसे तैयारी करा रहा था, पी रहा है, तो मैंने तंग आके उससे कहा जितना धुआं तुम मुझे दे रहे हो उससे अच्छा मुझे एक सिगरेट। दैट वाज द ओनली स्मोक आई डिड, आई हैड नो अदर चॉइस। तो वो मेडिकल स्कूल की बातें हैं, तो वो तो खैर ऐसे नहीं है, लेकिन असूली तौर पर आपने देखा होगा जितने महज़ब मुआशरे हैं वो एक कोने में जाके स्मोक करते हैं, पब्लिकली अलाउड नहीं है। अब जितनी भी एयरलाइंस हैं उसमें ममनू है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है। अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाएं तो उन्होंने अलग केबिन्स बनाए होते हैं जहां स्मोक करते हैं, और उनका एग्जॉस्ट ही अलग सिस्टम चल रहा होता है। तो ये तो एक माशरती जिम्मेदारी है, एजुकेशन है, लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें पब्लिकली स्मोक नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग शुड नॉट बी डन, और ये एक नोन चीज़ है। स्मोकिंग से ही कैंसर होता है। 20% कैंसर्स ऐसे हैं जो स्मोकिंग के बगैर भी हो जाते हैं, जिसके अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी डाइट भी इन्वॉल्व होगी, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा, आपकी ऑक्यूपेशन इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप एस्बेस्टॉस के साथ काम करते हैं, पुराने ज़माने में जहाज़ों में केबिन्स बनते थे, एस्बेस्टॉस इस्तेमाल होता था। जब उसकी कटिंग करते हैं तो उसमें से फाइबर्स निकलते हैं। अभी भी कुछ गाँव में ऐसे जगह हैं जहाँ गुर्बत की वजह से एस्बेस्टॉस की छतें हैं, तो एस्बेस्टॉस इज़ अनदर वजह। जो लोग रेडिएशन के साथ काम करते हैं जैसे हम, तो हमें एनुअल हमारी पूरी मॉनिटरिंग होती है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी की, या जो लोग भी रेडिएशन, चाहे वो इमेजिंग हो, एक्सरेज हों, सीटीज़ हों, फ्लोरोस्कोप्स हों, कार्डियोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उन सब की जो है ना मंथली रिपोर्टिंग होती है कि इनको कितना एक्सपोजर हुआ। आपने वो येलो बैच देखा होगा, डॉक्टरों ने लगाया होता है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको मॉनिटर करती है। फिर हमारे एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो रेडॉन के साथ एक्सपोजर उनका हो जाता है, या डीप माइनर्स हैं, जिस तरह यूरेनियम की माइनर्स हैं, उनमें काम करते हैं। कुछ की फैमिलीज़ में भी होता है, लेकिन इट्स नॉट अ वेल नोन जेनेटिक फैक्टर, मतलब हेरिडिटरी ये समझा नहीं जाता, कोई जीन नहीं है जिसे हम कहेंगे ये जीन होगी तो आपको लंग कैंसर होगा, लेकिन ये फैमिलीज़ में रन कर सकता है। और इसके जो सबसे बड़ी वजह है कैंसर होने की, वो जेनेटिक चेंज ही है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें ख़ास म्यूटेशन होती है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में KRAS म्यूटेशन कहते हैं। तो KRAS म्यूटेशन वाले जो कैंसर्स होते हैं उनमें ऐसी जीन्स नहीं होती जिनको हम मोलिकुलर टारगेटेड ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकें। तो सिगरेट का ना सिर्फ कैंसर होने से ताल्लुक़ है, उसकी रिपरकशंस ये भी हैं कि आप अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ट्रीटमेंट को, और आपके लिए वो टारगेटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होगा जो आज के जदीद दौर में मौजूद है। तो इसके दो
prongs हैं अच्छा सभी सर, के। क्या इनिशियल साइंस है जो कि एक आम आदमी जिसको नहीं पता वो इग्नोर कर देता है अगर उसको कोई कैंसर होता है? कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं इसके? जी, इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मतलब जो दुनिया में 6-7 कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग होती है, या अभी आपको सिम्टम नहीं आया और आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं, अच्छा। तो वो सारी स्क्रीनिंग हर उस हाई रिस्क ग्रुप की होती है। तो अगर आप कहें कि लंग कैंसर का हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है, तो वो वही है जिन वो मैंने आपको अभी फैक्टर्स बताए। अच्छा। अगर आप 20 पैक सिगरेट पीते हैं साल के, या आप एक्टिव स्मोकर हैं और आपने स्मोकिंग अगर छोड़ भी दी है तो 15 साल मतलब हुए हैं, तब भी आपका रिस्क फिनोमिनल है। अगर 20 साल हो गए हैं तो वो रिस्क बहुत जनरल कम्युनिटी जितना हो जाता है। या आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जैसे रेडिएशन या इमेजिंग में जो लोग काम करते हैं, या तो इन लोगों को हाई रिस्क समझा जाता है। इन पेशेंट्स इन इंडिविजुअल्स के लिए लो डोज HRCT किया जाता है। अच्छा। जल्दी पिक करने के लिए। तो हमने ये देखा है जब कोविड आया था तो कोविड में लोगों के HRCT होते थे, तो बड़े अर्ली कैंसर्स उस जमाने में पिक हुए थे। पिक हुए। तो शिफा इंटरनेशनल में हमारा जो पुल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पूरा एक प्रोग्राम रन करता है स्क्रीनिंग का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस है और थोड़ी बहुत प्रोस्टेट कैंसर की, क्योंकि दीज आर टॉप कैंसर्स इन फीमेल्स एंड मेल्स, तो लंग कैंसर क्योंकि एजिंग की बीमारी है 50 से 80 साल की, तो इतना हमें रिस्पांस नहीं मिला जितना ब्रेस्ट कैंसर में पिंक मंथ में मिलता है या प्रोस्टेट कैंसर पे मिलता है। तो इसकी स्क्रीनिंग मौजूद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग से तकरीबन 25% मोर्टेलिटी रिड्यूस होती है। तो हर वो प्रोसीजर जिससे आपकी मोर्टेलिटी कम हो उसको स्क्रीनिंग में WHO अप्रूव करता है। अगर आपको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है तो फिर वो स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा सर, जो आपने इसकी वजूहात बताई हैं उसमें सबसे बड़ी वजह तो मतलब जो लोग इफेक्टेड हो सकते हैं वो 80% वो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। 20% चले दूसरे केसेस भी हैं, लेकिन ये 80% लोगों के पास तो खुद ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वैसे भी एक आम फेम जुबान में ये कहा भी जाता है कि स्मोकिंग एक नशा नहीं, ये एक आदत है। सो उनके लिए क्या आपके पास लेट सपोज कोई पेशेंट आता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस तरह से स्मोकिंग से अपनी जान छुड़ा सकते हैं? जी देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो आपका ब्रॉटअप है, आपकी जो ग्रोथ है। हम आमतौर पे एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों को और कोई ना कोई तावील देते हैं कि ये मैं ना करूं तो मुझे ये होता है। एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस है जो कि बहुत पॉपुलर है मेरे डिपार्टमेंट में, ऑल द वॉर्स आर वन इन द ब्रेन। दिमाग से आप दुनिया की कोई जंग भी जीत सकते हैं, चाहे वो जंग हो चाहे वो क्रिकेट का मैच हो। तो इसीलिए आप देखते हैं किसी भी दिन जब आप ये तैयारी करके जाएंगे आज हमने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को फेंटी लगानी है तो किस बुरे तरीके से लगाते हैं। लेकिन अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से जाएंगे कि हमने तो हारना ही है, बड़ी मजबूत टीम है, तो फिर आप हारेंगे। तो ये बेसिकली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा, और आपका ज़ाहिर है बचपन में जो आपका उठान है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चा जब 10-12 साल का होगा तो सिखाएंगे। एक्चुअली उसकी जो लर्निंग एज है वो तो पैदाइश के बाद 1 साल के बाद शुरू हो जाती है। तो अगर वालिद उसके सामने सिगरेट पीता है तो मॉडल तो वही है। तो यू हैव टू अवॉइड। अगर आप मजबूर भी हैं तो कहीं और जाके पिए, बच्चों के सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद थे और ये अवेयरनेस मंथ है और बताने का और सेगमेंट करने का मकसद भी ये है कि जितना अवॉइड कर सकते हैं आप खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।